दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने जो भ्रष्टाचार का पेड़ उगाया है उसकी फसल अब वह खुद ही काट रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ नेता जेल पहुंचे और अब जब दवा से लेकर दारू तक में केजरीवाल सरकार ने घोटाला कर दिया है और एलजी ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। और जब गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मानकर सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए हैं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिर्ची लग गई है। आपके नेता लगभग बौखला गए हैं। जब उनका ईमानदारी का चोला एक एक करके उतरने लगा है तो वो छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि हम सबसे ईमानदार लोग हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप रोज लग रहे हैं उसको सुनकर कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि जो आपके नेता कह रहे थे कि हम सबसे ईमानदार लोग हैं उस बात में बिल्कुल भी सच्चाई है। अब सब राजनीति को बदलने आए इस दल को शक की निगाह से देखने लगे हैं, लेकिन आपके नेताओं का टेप तो वहीं अटक गया है कि हम सब ईमानदार हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में फेक दवाई के नाम पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच का आदेश देने के बाद आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सीबीआई जांच से कुछ साजिश कर रही है। हम न किसी जांच से डरे हैं न किसी जांच से डरेंगे, लेकिन बीजेपी का इस जांच के पीछे मकसद गरीबों के फ्री इलाज को रोकना है। आतिशी के मुताबिक बीजेपी वाले चाहते हैं कि सीबीआई जांच से आप सरकार, उनके नेता और अफसर डर जाएं। वे फ्री इलाज से जुड़ी फाइल को एलजी के पास फाइल न भेजें। इसका परिणाम ये होगा कि न दवाइयां आएंगी न टेस्ट होगा और डॉक्टरों की तनख्वाह मिलेगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार देश के हर हिस्से से आए लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए है। बीजेपी आज तक अपने किसी भी राज्य में न ही केंद्र सरकार में वहां के लोगों को ये सुविधाएं नहीं दे पाई। इसके उलट बीजेपी सरकार दिल्ली में जो दुनिया की सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसे खत्म करने की साजिश रच रही है। हर रोज कोई न कोई नई जांच दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शुरू करने का आदेश जारी किया जाता है। वहीं आतिशी ने यह भी कहा कि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उससे लगता है कि वो सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी से कार्रवाई करा रही है, जिससे कि विपक्ष के नेता एक बार जेल जाएं और कभी वापस न आए। आतिशी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई का मतलब साफ है, क्योंकि इस एक्ट में कार्रवाई होने पर आरोपी को बेल नहीं मिलती है। बीजेपी का मकसद साफ है, वो सभी विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना चाहती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है कि जहां आग लगती है धुआं भी वहीं से निकलता है। लेकिन केजरीवाल सरकार और आपके नेता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सवाल है कि अगर आपके नेताओं ने कुछ किया नहीं है तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया दामन में दाग हजार हैं। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल जब देश की राजनीति में आए तो वो कह रहे थे कि वो देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं। देश की राजनीति से जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे वही लोग अब लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक के बाद एक उनकी ईमानदारी का चोगा उतरता चला जा रहा है। जो लोग कहते थे कि हम गरीबी को खत्म करने आए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा गुर्बत का गहना पहना कि अच्छे अच्छे लोग शर्मा जाएं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ईडी कैसे केजरीवाल तक पहुंच गई, ईडी के पास क्या क्या सबूत हैं जिससे केजरीवाल को गिरफ्तारी से डर सता रहा है और किस सबूत के आधार पर ईडी एक के बाद एक 3 समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। दरअसल केजरीवाल का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ईडी को एक लिंक मिला है जिस वजह से ईडी केजरीवाल के पीछे पड़ी है और अगर ईडी ने उस एक लिंक को साबित कर दिया तो केजरीवाल को जोखिम में फंसना तय है। एक मीडिया रिपोर्ट में ईडी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि लिंक की कड़ियां जुड़ रही हैं, क्योंकि उस लिंक के चलते ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं मिल रही। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की मुश्किलें इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि यहाँ पर एक लिंक होने की बात कही जा रही है। दिल्ली के आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने जांच एजेंसी के समक्ष पूछताछ में स्वीकार किया था कि मार्च 2021 को तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग था, उन्होंने केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। जांच एजेंसी में दिए गए बयान के मुताबिक तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी वहां पर मौजूद थे। उसी बैठक में शराब कारोबारियों के लिए कमीशन बढ़ाने वाला ड्राफ्ट तैयार करने की बात हुई थी। शराब कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन 12% तय होगा, ये बात केजरीवाल के घर पर ही फाइनल हुई थी। हालांकि ये
बात एक मौखिक आदेश के तौर पर थी। सीबीआई ने इस मामले में सी अरविंद और आबकारी आयुक्त रहे ए गोपी कृष्ण को सिसोदिया के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। वहीं आरोपी विजय नायर के फोन से सीएम अरविंद केजरीवाल के फेस टाइम पर वीडियो कॉल कर उन्हें ये कहा गया था कि विजय नायर उनका बच्चा है और वो लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। इसी लिंक की वजह से केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए 3 समन भेजे गए हैं, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने नहीं पहुंचे। केजरीवाल कह रहे हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी बुला रही है ताकि वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ना कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि अगर केजरीवाल ने कुछ ही नहीं किया तो वो ईडी से इतना घबराते क्यों हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ईडी उनके खिलाफ कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाएगी और उन्हें कोर्ट से तुरंत जमानत मिल जाएगी। लेकिन केजरीवाल भी जानते हैं कि ईडी के पास ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जिनसे उनके लिए कोर्ट में जमानत लेना मुश्किल हो सकता है, जैसे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी पैसों की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पैसे का पर्याप्त इंतजाम किया जाए जिससे पार्टी खुलकर चुनाव लड़ सके। कांग्रेस जिसने तकरीबन आजाद भारत में 60 साल तक राज किया, उसको कोई आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस से लोगों का इस तरह से मोह भंग हुआ है कि आम जनता कांग्रेस को किसी भी तरह का आर्थिक समर्थन देने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए देश के कई अहम पदों पर रहते हुए कथित तौर पर खूब मलाई खाई, वो भी अपना पैसा पार्टी फंड में देने से कतरा रहे हैं। शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि अभी पैसा लगा दें और पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई तो ऐसा ना हो जाए कि ना माया ही हाथ लगे ना राम। तो वहीं कांग्रेस को समर्थन करने वाला कॉरपोरेट ये सोच रहा होगा कि हारे हुए घोड़े पर क्यों ही दांव लगाया जाए। इस सब के बीच राहुल गांधी भी पार्टी के अमीर नेताओं पर बिखर गए कि भाई आप लोग तो पैसा निकालो। अगले चंद हफ्तों में लोकसभा चुनाव होना है, इसके लिए राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाल रही है। इस यात्रा में भी करोड़ों रुपयों का खर्चा आने वाला है। इससे पहले ही पार्टी ने दिसंबर 2023 में चंदा लेने की शुरुआत की थी। इसमें पार्टी के 138 वर्ष पूरे होने पर आम लोगों के साथ साथ पार्टी नेताओं से चंदा देने की अपील की गई थी। अब हाल ही में केंद्रीय कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के धनवान नेताओं को भी निर्देश दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राहुल गांधी ने अमीर नेताओं से कहा है कि वो पार्टी फंड में चंदा देने से बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि पार्टी मां होती है, दान में कंजूसी ना करें। उन्होंने कहा कि इस चंदे की सहायता से ही पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव समेत कई अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसलिए धनवान नेता पार्टी फंड में चंदा देने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। खबर के मुताबिक सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा सहित शीर्ष नेताओं ने कहा कि 2 सप्ताह में जो चंदा मिला है वो उत्साहजनक नहीं है। नेतृत्व ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से अधिक चंदा एकत्र करने के प्रयास तेज करने को कहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते पार्टी ने पिछले महीने बारकोड जारी कर लोगों से पैसे जुटाने का अभियान शुरू किया था। पार्टी की बैठकों में कुर्सियों पर भी बारकोड चिपकाए गए, सोशल मीडिया के जरिए अपील की जा रही थी। इन सब के बावजूद कांग्रेस को लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक तो छोड़िए, पार्टी के नेता भी पैसे देने में कंजूसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी पार्टी के नेताओं से पैसे देने की अपील कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आजकल ये गाना खूब गुनगुनाते होंगे कि लगा चुनरी में दाग मैं मिटाऊं कैसे। कई दाग केजरीवाल साहब के दामन पर लग गए हैं मात्र 10 साल के ही कार्यकाल में। जो केजरीवाल लोगों को गरीबी से बाहर निकालने आए थे, वही केजरीवाल गरीबों का हक मारने लगे देखते हैं। केजरीवाल साहब ने जैसे ही सरकार बनाई और फिर भ्रष्टाचार की एक ऐसी पटकथा लिखी कि सब हैरान रह गए। जो सबसे ज्यादा हैरान हुए वो थी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता अपने घरों में बैठकर ये सोच रही थी कि जी हमने तो एक ऐसे आदमी को चुना जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आया था, लेकिन हो क्या गया कि वही आदमी भ्रष्टाचार करने लगा। लेकिन अब केजरीवाल की मुसीबत दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना और अमित शाह ने बढ़ा दी है, क्योंकि ईडी के साथ साथ अब सीबीआई से भी केजरीवाल को सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों में घिरती चली जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार
दिल्ली दवा से लेकर दारू तक में भ्रष्टाचार को लेकर घिरती है। आए दिन आम आदमी पार्टी सरकार के लिए नई नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कथित घटिया दवाओं की सप्लाई की सीबीआई जांच कराने को हरी झंडी दिखा दी है। खबरों के मुताबिक सूत्रों ने इस बार में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटित दवाइयों की सप्लाई की केंद्रीय जांच एजेंसी जांच का आदेश दिया है। दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कथित घटिया दवाओं की सप्लाई की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सचिव को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मामले में भी सीबीआई बड़ा खुलासा कर सकती है। ऐसे में अभी से ही आम आदमी पार्टी के नेता स्वास्थ्य विभाग के सचिव पर ही सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार हुआ है तो स्वास्थ्य सचिव को निलंबित कीजिए। मतलब अब मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी अब स्वास्थ्य सचिव को निलंबित करने की बात कर रही है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केजरीवाल कई बार अपनी सरकार की पीठ थपथपाते नजर आए हैं। मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर क्रेडिट आम आदमी पार्टी ही लेती है, लेकिन अब मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी पल्ला झाड़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 28 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उससे दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में घटिया दवाइयों की सप्लाई की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऐसी दवाओं की कथित आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की जो गुणवत्ता मानक जांच में फेल हो गई थी, साथ ही जिनसे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। नीतीश कुमार को देश की राजनीति का अप्रत्याशित खिलाड़ी कहा जाता है। वो कब क्या राजनीतिक चाल चल देंगे उसके बारे में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार का राजनीतिक खेल ऐसा है कि बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा भी नीतीश कुमार के सामने फीके से दिखते हैं। नीतीश कुमार जो अभी तक देश के राजनीतिक पटल पर शिथिल दिख रहे थे, अचानक से अपने एक दांव के कारण मजबूती से उभरे हैं। नीतीश कुमार लगभग 18 साल से बिहार की सत्ता के अजात शत्रु बने हुए हैं। ये नीतीश कुमार का ही दमखम है कि वो सबसे लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि कब क्या राजनीतिक चाल चलनी है कि जिससे वो देश के राजनीतिक धुरी में बने रहेंगे। कहा जा रहा था कि लालू यादव नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए खाली करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक ही झटके में लालू और तेजस्वी को शांत कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार राजनीति में शतरंज वाली चालें चलते हैं। उन्होंने अपने एक कदम से न केवल आरजेडी को कंट्रोल कर लिया है बल्कि अपनी पार्टी को भी टूटने से बचा लिया है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट ललन सिंह को हटाने का काम चुपके से भी कर सकते थे, पर इसके लिए उन्होंने कार्य समिति और आम सभा की बैठक बुलाई। ललन सिंह के साथ क्या होने वाला है इसकी खबर भी लीक करवाई और चुपचाप मीडिया और राजनीतिक दलों को अटकलें लगाने के लिए छोड़ दिया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये सब एक प्लानिंग के तहत ही हुआ होगा और सीएम नीतीश की इस चाल का असर ये हुआ है कि आरजेडी अब शांत है। कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल दिख रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी को तो उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी को डर है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश अगर पलटी मारे तो कांग्रेस और आरजेडी के लिए बिहार में खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से निस्तेज से दिख रहे नीतीश कुमार अपने इसी पैतरे के बलबूते मजबूत होकर उभरे हैं। जो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में भी अलग थलग से दिख रहे थे, वो लगभग एक सप्ताह तक मीडिया के केंद्र में रहे और जैसे ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, वैसे ही कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी तक के सुर बदल गए। तेजस्वी यादव जहां नीतीश के घर के चक्कर लगाने तो कांग्रेस के नेता वर्चुअल नीतीश से बात करने के लिए लालायित दिखे। तमाम उहापोह के बीच नीतीश कुमार फिर से देश की राजनीतिक केंद्र बिंदु बनकर उभरे हैं। तेजस्वी यादव जो पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार से मिल नहीं रहे थे, नीतीश की एक घुड़की से तेजस्वी नीतीश के घर के चक्कर लगाने लगे हैं। इसीलिए ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने एक दांव से आरजेडी और कांग्रेस को चित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।